तो आज हम लोग लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटे, रे ऑप्टिक्स। राइट। रे ऑप्टिक्स में क्या आपको ध्यान देना, आप 9th 10th से भी आप चैप्टर पढ़ते जा रहे हो। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शंस, ये सारे कॉन्सेप्ट, मिरर इमेज, लेंस के बारे में, स्पेक्ल मिरर के बारे में सारे 9th 10th में पढ़े हैं। वहां पर जो कॉन्सेप्ट हम लोग मिस किए हैं उस चीज को यहाँ हम लोग कंपनसेट करते हुए वो सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज ही रहेंगे। थोड़ा सा इसमें अब स्टार्टिंग में हम लोग एक्सटेंशन करेंगे। पहले क्या समझेंगे, व्हाट इज दी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, यानी जिस ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि लाइट के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स डजंट मीन चश्मा वाला ऑप्टिक, राइट। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है कि टू स्टडी अबाउट द लाइट, टू स्टडी अबाउट द लाइट, टू स्टडी अबाउट द लाइट। एक चीज ध्यान देने की बात है, ये लाइट चैप्टर जो है सबसे आसान भी है, 100% स्कोरिंग है पूरे फिजिक्स में। जितने आप 11th 12th पढ़े हो सबसे आसान टॉपिक लाइट है। कॉन्सेप्ट इसमें है कम है कंपेयर टू अदर्स। 100% आप स्कोरिंग कर सकते हो। इसको ध्यान से करने का, इसमें चैप्टर छोड़ने का मतलब कि आपका फिजिक्स ओवरऑल गड़बड़ है, राइट। तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को लर्न करना। ज़्यादा लेंदी भी, ज़्यादा लंबा चैप्टर भी सारे नहीं है, कंपेयर करें और अलग चैप्टर से, मैकेनिक्स से करें या आपका मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी से करें, तो पूरे यदि सारे को डिवाइड किया जाए तो सबसे आसान पोर्शन आपका लाइट ही है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स का मतलब हम लोग को समझ में आया कि जहां पर हम लोग लाइट के बारे में जो स्टडी करेंगे उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिक्स, ठीक है। देन व्हाट इज द रे, ये बेसिक टर्म, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए सारे बेसिक टर्म को पहले सीखेंगे। रे क्या है, आपको लाइट, यदि पहले तो लाइट डिफाइन कीजिए तब रे पे आ जाएंगे। हाउ टू डिफाइन लाइट, तो 7th 8th क्लास में हम लोग लाइट क्या कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक दैट। लेकिन अब हम 11th 12th में पहुंच गया है, इसको थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करेंगे। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, लाइट क्या है कि फर्स्ट टू अंडरस्टैंड इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहने का मतलब क्या हो गया, उस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो अब वो 7th 8th वाला जैसे नहीं बोलेंगे कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फर्स्ट क्या बोलेंगे, इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, जब वेव हो गया तो वेव को हम लोग साउंड में देखते हैं क्या है, हाउ टू एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम करने का मतलब व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो वेव का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है जिसमें एग्जिस्ट कर रहा है। यदि कोई भी वेव है तो वेव को कैसे डिफाइन करेंगे, वेव का क्या फ्रीक्वेंसी है, व्हाट इज द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, लो रेंज और हाई रेंज दोनों डिफाइन करना, नॉट ए सिंगल, दोनों डिफाइन करना है, लो रेंज एंड हाई रेंज। थोड़ा सा आप अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जब जाओगे तो उसी स्पेक्ट्रम को हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। बैंडविड्थ जैसे कैसे डिफाइन किया, बैंडविड्थ इक्वल टू हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल मीनिंग यही है। लेकिन 12th तक बैंडविड्थ वो सारा पढ़ने नहीं है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाने के बाद वो सारे डिटेल्स में पढ़ने हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, लाइट क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वी नो वेरी वेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 9th में आप पढ़े थे साउंड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो इन मीडियम। साउंड जो होता है सिर्फ साउंड के लिए मीडियम जरूरी है, इसीलिए उसको हम लोग किस टाइप का वेव बोलते थे, मैकेनिकल वेव, उसको हम लोग मैकेनिकल वेव बोलते थे। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी ट्रेवल इन वैक्यूम और मीडियम, बिना यानी मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है। तो हमने क्या बोला कि लाइट जो है क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसका स्पेक्ट्रम डिफाइंड होगा लाइट का। अच्छा, लाइट से आपको फायदा क्या हो रहा है, सारे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, वी कैन सी एवरी ऑब्जेक्ट
यदि लाइट नहीं रहता, अंधेरा रहता, तो कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखाई देता है। जैसे ही लाइट सारे ऑन करने पे क्या हो रहे हैं, वी कैन सी एवरी ऑब्जेक्ट। जिस दिन सन राइज करता है, धूप अच्छी होती है, तो सारे पूरी दुनिया हम देखते हैं अच्छी तरह से। तो ये जो हम देख रहे हैं, देख क्या रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर अलग अलग कलर है, कोई ब्लैक है, कोई ब्लू है, कोई येलो है। ये सारे कलर को हम लोग क्या बोलते हैं, विग्रो, जिसको कि विजिबल रे भी वेव भी बोलते हैं। जो 7 कलर्स है विग्रो, उसमें क्या है, जो वेवलेंथ जो डिफाइन किया गया, वो वेवलेंथ का रेंज क्या, 3800 से लेकर 7600, जनरली हम लोग बोलते हैं 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 8000 एंगस्ट्रम, राइट। तो वेव को हम आइदर इन टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रम के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं या फ्रीक्वेंसी के टर्म में। दोनों में क्या डिफरेंस है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो हमने क्या समझा, लाइट क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका स्पेक्ट्रम क्या होगा, जो विजिबल रेंज का स्पेक्ट्रम होगा। वाई वी आर टेकिंग विजिबल रेंज, कि विजिबल रेंज में ही ऑब्जेक्ट तो दिखाई दे रहा है, सातों कलर एग्जिस्ट कर रहा है। जो रेड कलर है, आपका ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी जो डिफाइन करते हैं, वो क्या है, 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 8000 एंगस्ट्रम के बीच में लाइज करते हैं। बाकी कोई वेव दिखाई नहीं देता, ना गामा रे दिखाई देगा, ना एक्स रे दिखाई देगा, ना यूवी रे दिखाई देगा, उसके नीचे वाला भी नहीं दिखाई देता है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। सिर्फ हमें क्या दिखाई दे रहा है, 4000 एंगस्ट्रम से लेकर, ये रेंज थोड़ा 100-200 आगे पीछे चलता है, कहीं 3800 से 76 दे देगा, कहीं 3800 से 78 दे देगा। तो एवरेज हम लोग 4000 से 8000 ले सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लाइट क्या है, इट इज ए रे। लाइट डिफाइन करने के बाद रे को डिफाइन करेंगे, राइट। तो लाइट क्या हो गया आपका, इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज ए electromagnetic wave, it is an electromagnetic wave whose spectrum lies in the range of visible wave, चाहे whose spectrum lies between 4000 angstrom to 8000 angstrom, whose स्पेक्ट्रम का मतलब क्लियर समझ में आ गया बेटे। स्पेक्ट्रम क्या बताएंगे, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी बता सकते हैं या इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्पेक्ट्रम में क्या होगा, लो रेंज भी बताना होगा, हाई रेंज, किसी एक खास फ्रीक्वेंसी के बारे में किस रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose spectrum lies between 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम। जनरली बुक्स में 3800 एंगस्ट्रम से 7600, ये आसपास 100 आगे पीछे जो भी रहता है, ठीक है, 7600 या 7800 कहीं कहीं दिया रहता है, राइट। याद रखने के पर्पज से हम लोग 4000 से 8000 एंगस्ट्रम। बाकी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मुझे आंख से नहीं दिखाई देता है, विजिबल रेंज में नहीं है। विजिबल रेंज में कौन कौन सा है, विग्रो, जो 7 कलर्स है, रेड, ब्लू, आपका येलो, जितने हैं, ग्रीन, जो सातों कलर्स ही 7 कलर्स का जो वेवलेंथ होता है वो किस रेंज में लाइज करता है, यही 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 8000 एंगस्ट्रम। तो लाइट क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, जिसका कि स्पेक्ट्रम विजिबल रेंज में लाइज करता है। लाइट से क्या फायदा है, सारे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, वी कैन सी एवरी ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये तो क्लियर हो गया, लाइट क्या हो गया। आप वो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं बोलेंगे, ये अप टू 10 तक ही काम चलेगा। इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते ही आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगा और मीडियम में भी ट्रेवल करेगा, राइट। अच्छा, एंड व्हाट इज द रेंज, इट्स रेंज लाइज बिटवीन 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 8000 एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब
लाइट अंडरस्टैंड करने के बाद रे के बारे में समझते हैं क्या है। लाइट जो है आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, लाइट का पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट पाथ। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। तो जो पाथ जो लाइट का होता है उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, रे। पाथ जिस रास्ते से लाइट आ रहा है, जो रास्ता है, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, उस स्ट्रेट पाथ को ही हम रे बोलते हैं। रे क्या हो गया, पाथ ऑफ द लाइट। लाइट का जो पाथ है, पाथ ऑफ, और पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। पाथ कैसा रहेगा, स्ट्रेट, राइट। अच्छा, इसी में फिर हम लोग एक और टर्म आता है बीम। तो कलेक्शन ऑफ द लाइट या कलेक्शन ऑफ द पाथ, एक से ज्यादा पाथ हो, मोर देन वन। यदि एक से ज्यादा पाथ हो, एक से ज्यादा पाथ हो, तो ये पूरे पाथ को हम क्या कहेंगे, बीम। पूरे पाथ को हम क्या बोलेंगे, बीम। पूरे बंच को, पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे, बीम। एक लाइट ये पाथ हो गया, तो ये पाथ दूसरा हो गया, तीसरा, चारों को कंबाइन करें या तीन है, यानी एक से ज्यादा पाथ जहां पर होंगे वो क्या करते हैं, बीम। जैसे आप देखते हो ना, सूरज की रोशनी पूरे बीम के फॉर्म में घर के अंदर में घुसता है, तो वहां पर क्या होता है, बंच ऑफ पाथ। और सारे पाथ कैसे हैं, ऑलवेज स्ट्रेट पाथ। ये ध्यान देने की बात है। तो रे ऑप्टिक्स जो हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, वी स्टडी अबाउट द लाइट। लाइट के बारे में क्या स्टडी करेंगे भाई, रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, रिफ्रैक्शन क्या होता है वो अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आगे आगे जो एडवांस होगा इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिफ्रैक्शन के बारे में करेंगे। तो दो यहाँ पर दो चैप्टर में पूरे लाइट्स को डिवाइड किया गया है। किस पर्पज से वो समझना जरूरी है, क्यों डिवाइड किया गया। अब इसके बाद क्या है, लाइट को जो हम जब पढ़ते हैं तो उसको दो पार्ट्स में, पूरे ऑप्टिक्स को, जो स्टडी ऑफ द लाइट जो पढ़ रहे हैं, पूरे लाइट चैप्टर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्या है वो चीजें, और ये सारे चीजें समझना बहुत जरूरी है। ये बेसिक है, एबीसीडी। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड तो आगे समझना बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग का जिस बच्चे को समझ में आ गया वो बाद में सारा चीज उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन जब स्टार्टिंग में ही क्लियर नहीं होगा तो बाद में डिफ्रैक्शन, इंटरैक्शन, ये सब पढ़ने का फायदा कोई नहीं है। इसलिए टुडे लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे, राइट बेटे। तो पूरे ऑप्टिक्स को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर अच्छी तरह से समझिएगा, पूरे ऑप्टिक्स को टू पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स और सेकेंड वन इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। सेकेंड वन वेव ऑप्टिक्स, यानी पूरे लाइट जो हम चैप्टर पढ़ेंगे टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हो गया रे ऑप्टिक्स, दूसरा हो गया वेव ऑप्टिक्स। इसी रे ऑप्टिक्स को थोड़ा सा जो एडवांस कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे जो है, चाहे एलन का मटेरियल जो होगा उसमें देखिए क्या नाम देगा, जियोमेट्रिक। इसका नाम क्या गया, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इस तरह से वर्डिंग, रे ऑप्टिक्स को ही थोड़ा सा अच्छे तरह से मॉडर्न फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। दोनों का मीनिंग एक ही है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स बोलिए या ज्योमेट्रिकल, थोड़ा सा एडवांस टर्म हो गया है। अब यहां पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, बुक पढ़ के भी लोगों को कंफ्यूजन है कि दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। कुछ टीचर्स जो क्या बोलते हैं, जो जितना उनको समझ में आता है, कि वेव
रे ऑप्टिक्स में हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, लेंस के बारे में पढ़ते हैं, मिरर के बारे में पढ़ते हैं, राइट। और वेव में क्या वो बोलते हैं, इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, राइट। तो ये सारे टर्म वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये दोनों में ये टॉपिक हम पढ़ते हैं, सारे के सारे गलत, सारे के सारे गलत। क्योंकि यहां भी वेव ऑप्टिक्स में भी रिफ्लेक्शन होगा, यहां भी रिफ्रैक्शन होगा, यहां भी मिरर के बारे में पढ़ेंगे, यहां भी लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो कहना ही गलत है कि यहां इस रे ऑप्टिक्स में हम लोग रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटर लेंस के बारे में, मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, दोनों में पढ़ते हैं। लेकिन जनरली लोग क्या सोचता है, वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लाइक दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तब कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इसको अंडरस्टैंड करें पहले। तो रे ऑप्टिक्स में जो हम स्टडी कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में या रिफ्रैक्शन के बारे में या मिरर की जो लेंस यूज कर रहे हैं, यानी जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, डिवाइस कहने का मतलब जो मिरर यूज किए, प्लेन मिरर, डिवाइस क्या यूज किए, लेंस जो यूज कर रहे हैं, राइट। डिवाइस यूज करने का टेलीस्कोप जो यूज कर रहे हैं, राइट। इस तरह से जो ऑब्जेक्ट, जो डिवाइस हम रे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ये ऑप्टिक्स का रेंज क्या हो गया, 4000 से लेकर एंगस्ट्रम से लेकर 8000 एंगस्ट्रम तक, यही है रेंज। वेरी वेरी स्मॉल, 4000 इंटू 10⁻⁻10 लाइट वेव का आप साइज इससे कंपेयर किए कितना हो गया, बहुत छोटा हो गया, वेरी स्मॉल, 4000 इंटू 10⁻10। तो जो ऑब्जेक्ट हम यहां पर, ऑब्जेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि मिरर जो यूज कर रहे हैं लाइट को पढ़ने के लिए, लेंस जो यूज कर रहे हैं, फिर टेलीस्कोप जो यूज कर रहे हैं, एंड जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं लाइट को देखने के लिए कि रिफ्लेक्शन हो रहा है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका साइज जो होगा इसके रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा होगा। ये इसका साइज कितना है, 4000 इंटू 10⁻10 से लेकर 8000 इंटू 10⁻10 मीटर। तो जो हम प्लेन मिरर यूज कर रहे हैं, राइट, चाहे जो लेंस यूज करेंगे, लाइट रे ऑप्टिक्स के फिनोमेना कहने का मतलब रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, ये सारे जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये जो डिवाइस यूज करें उसका साइज या डायमेंशन ऑप्टिक्स के वेव के डायमेंशन से बहुत बड़ा है, वेरी लार्ज। तो जब आपका जो डिवाइस यूज कर रहे हैं उसका साइज वेव ऑप्टिक्स के साइज से बड़ा होगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा, रे ऑप्टिक्स। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहने का मतलब मिरर, लेंस, टेलीस्कोप, जो भी आप यूज कर रहे हैं लाइट के स्टडी करने के लिए। डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायमेंशन ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म भी यूज करते हैं, प्रिज्म, ये सारे जो डिवाइसेस यूज करेंगे, इसका क्या साइज हो, आर मच बिगर साइज, आर मच बिगर साइज कंपेयर टू ऑप्टिकल वेव, कंपेयर टू ऑप्टिकल वेव, जिसका की रेंज क्या है, 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 8000 एंगस्ट्रम तक। यानी इसके रेस्पेक्ट में ये लेंथ डायमेंशन जो होगा, प्रिज्म का हो या लेंस का हो या मिरर का हो, वो उसका साइज बड़ा होगा। तो ये अब इसमें जो हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि यहां भी रिफ्रैक्शन पढ़ना है, यहां भी लेंस के बारे में पढ़ेंगे सारी चीज, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि यहां पर जो डिवाइस यूज कर रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए उसका साइज बड़ा है,
वेव ऑप्टिक्स के वेवलेंथ से। यहां पर क्या है, वेव ऑप्टिक्स में क्या है कि जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं इंटरफेरेंस के लिए, हेगन्स प्रिंसिपल, वहां स्लिट यूज करते हैं, होल्स यूज करते हैं। तो जो डायमेंशन हम इंटरफेरेंस के लिए या डिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, होल्स के बारे में स्टडी करते हैं, स्प्लिट के बारे में, दो दो छोटे छोटे होल, उसका साइज जो होगा इसके कंपेरेबल में होता है, ऑलमोस्ट बराबर। वेव ऑप्टिक्स का जो वेवलेंथ है, जो यहाँ इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए, मोस्टली कौन सा फिनोमेना है आपका, मिरर के बारे में भी, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो या इंटरफेरेंस हो या डिफ्रैक्शन हो, ये सारे जो फिनोमेना हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं उसका साइज किसके, ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू ऑप्टिकल वेवलेंथ। यहां पर साइज क्या होगा, बड़ा होगा ऑब्जेक्ट का, यहां पर उसके ऑलमोस्ट बराबर होगा, राइट। तो इसमें डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जैसे स्लिट इंटरफेरेंस के लिए यूज करते हैं, होल्स यूज करते हैं, राइट, आर कंपेरेबल टू, आर comparable to the wavelength of the optical wave, चाहे wavelength of the light भी बोल सकते हैं, comparable to the wavelength of light। लाइट कहने का मतलब यही अंडरस्टैंड करना है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक। तो पूरे लाइट चैप्टर को टू पार्ट्स में डिवाइड किए, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जो हम लाइट के फिनोमेनन के स्टडी करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, जो डिवाइस यूज कर रहे हैं उसका साइज वेरी लार्ज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और वेव ऑप्टिक्स में क्या होगा, जो डिवाइस हम यूज करेंगे लाइट फिनोमेनन को पढ़ने के लिए उसका साइज क्या होगा, ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। यही है डिफरेंस। दूसरा चीज क्या और ध्यान देना है, रे ऑप्टिक्स में जो भी फिनोमेनन होंगे, रिफ्रैक्शन हो, जैसे प्लेन मिरर, आपका इमेज दिखाई देता है उसमें, ऐसा तो नहीं कि इमेज नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट करता हो वो भी आपको दिखाई देता है क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है। तो रे ऑप्टिक्स में जो भी फिनोमेनन होगा वो सारे हम नेक आई से देख सकते हैं। यहां पर जो भी फिनोमेनन होगा सारे के सारे क्या हैं, हम नेक आई से देख सकते हैं। और इसमें जो फिनोमेनन होगा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शंस, वो सारे हम आंख से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज, जो डिवाइस यूज कर रहे हैं उसका साइज वेरी स्मॉल। अब एक पिन जैसा होल हो, वहां पर आपका इंटरफेरेंस हो रहा है, दो होल हैं, आपको आंख से दिखाई नहीं देगा पिन का होल, क्योंकि उसका साइज क्या है, 4000 × 10⁻10 मीटर। यू कैनॉट सी बाय द नेक आई। यहां पे जो फिनोमेनन होगा वेव ऑप्टिक्स में, राइट। तो सेकेंड डिफरेंस क्या हो जाएगा कि वी कैन सी the phenomenon of ray optics, the light phenomenon of ray optics by नेक आई। नेक आई से हम लोग देख सकते हैं सारे फिनोमेनन को। रीजन क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है। जो डिवाइस यूज कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्रैक्शन के लिए, उसका साइज बड़ा है, इसलिए हमें अपना मिरर इमेज भी प्लेन मिरर में दिखाई देता है। और इसमें क्या है कि जो डिवाइस हम इंटरफेरेंस पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं, होल साइज स्लिट जो यूज कर रहे हैं, उसका डायमेंशन साइज क्या है, 4000, आप आंख से देख ही नहीं सकते। तो यहां पे जो भी फिनोमेनन होगा, वी कैनॉट सी the phenomenon of wave optics, phenomenon of wave optics
बाय नेक आई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है। 50 to 70% बच्चे क्या सोचते हैं कि रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, लाइक दैट। वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, इस तरह से दे आर थिंकिंग लाइक दैट। वहां भी पढ़ते हैं सारे फिनोमेना। बेसिक डिफरेंस क्या होगा कि रे ऑप्टिक्स में जो डिवाइस यूज कर रहे हैं रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, यानी मिरर, प्लेन मिरर, टेलीस्कोप, प्रिज्म, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका साइज वेव ऑप्टिक्स के लाइट के वेवलेंथ से बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गए। अब चले हम लोग स्टार्ट करें बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप 9th में भी पढ़ चुके हो, पहले भी पढ़ चुके हो, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा एडवांस करते चलेंगे। रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, बहुत चीजें आज सीखोगे आप लोग जो पहले नहीं जानते थे। बहुत कुछ 50% जो जानते हो उसको तेजी से आगे बढ़ेंगे हम लोग, जहां नहीं जानते हो वहां पर हम लोग टाइम अपना देंगे पूरी तरह से। और पूरे लाइट को आप ध्यान से पढ़िए, इसमें ये क्वेश्चन नहीं छूट सकता यदि आप सही तरीके से पढ़ लिए। नीट हो, जेई हो, बोर्ड एग्जाम हो, तो अपना स्टार्टिंग करें। रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्या ऑलरेडी जानते हैं। मान लीजिए कोई हम सरफेस कंसीडर करते हैं पॉलिश्ड। अब इस सरफेस पर कोई रे इंसिडेंट हो रहा है। रे कहने का मतलब लाइट इंसिडेंट हो रहा है। हम ऑलवेज डायग्राम में जो शो करते हैं लाइट का पाथ, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा, लाइट जो पाथ से ट्रेवल करता है उसको रे बोलते हैं। इसीलिए वर्ड यूज क्या किया जाता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट नहीं, क्योंकि हम यहां पर उसका पाथ को दिखा रहे हैं। ये सारे टर्म को अंडरस्टैंड कीजिए। इंसिडेंट लाइट नहीं, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो कि कोई भी मान लीजिए एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है जैसे ये है, और इस पर ये लाइट इंसिडेंट हुआ। ठीक है, अब क्या कहेंगे, नॉर्मल, इस ये प्लेन पर नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। ये जैसे यही मान लो है। ठीक है, यहां पर ये प्लेन है, पॉलिश किया हुआ है अच्छी तरह से। ठीक है, इस पर ये इंसिडेंट लाइट पड़ा, नॉर्मल हम लोग ड्रॉ किए ये, और नॉर्मल से ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गया। ध्यान देने की बात क्या है, यहां कॉन्सेप्ट बच्चे नहीं समझ पाते हैं। बच्चे क्या समझते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सारे इस प्लेन में है। नहीं, ये तीनों जो रे हैं, पाथ जो डायग्राम शो करे वो किस प्लेन में है, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है। अंडरस्टूड। जनरली क्या सोचते हैं, पेज पे ड्रॉ करते हैं बच्चे, सोचते हैं ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, इसी प्लेन में तीनों है। दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस वर्टिकल प्लेन को हम पेज पे ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है बेटे, तो कोई भी प्लेन होगा तो इंसिडेंट रे इंसिडेंट किया, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्टेड रे ये इसके वर्टिकल प्लेन में है, इसके वर्टिकल प्लेन में है। राइट, इसीलिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये क्या हो गया, नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसको इंसिडेंट एंगल आई, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जो बनाता है वो एंगल आर। तो जो लॉ दिया गया है, फर्स्ट लॉ क्या दिया है रिफ्लेक्शन का, ये सारे 7th 8th क्लास से पढ़ते चलते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान से समझिए फिर से। एंगल आई इक्वल टू आर जो बोला जाता है, दिस स्टेटमेंट इज ओनली ट्रू फॉर प्लेन मिरर की एवरीवेयर। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल सिर्फ प्लेन मिरर के लिए ट्रू है कि कहीं भी लाइट इंसिडेंट करेगा वहां भी लागू होगा। दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, जहां भी रिफ्लेक्शन फिनोमेना होगा।
सरफेस कैसा भी रहे, यहाँ प्लेन सरफेस है, कर्व सरफेस, स्पेरिकल मिरर, वहां भी इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। यदि इसी को ये मान लीजिए बहुत सा बड़ा सा स्फीयर कंसीडर कीजिए जिसका की रेडियस r दिया हुआ है, और यहां पे मान लीजिए कोई लाइट इंसिडेंट हुआ, रे इंसिडेंट हुआ। अब रिफ्लेक्शन कैसे ड्रॉ, यहां पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल ऑलवेज पासेस टू सेंटर ऑफ द स्फीयर। कोई भी सेंटर से जो यही लाइन इस पर परपेंडिकुलर रहता है, तो नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, इस पॉइंट से वो सेंटर से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, पलट ध्यान दीजिए, कर्व सरफेस होगा तो ठीक है। तो ये हो गया इंसिडेंट, ये नॉर्मल। अब क्या होगा, ये इधर देखिए यहां I इक्वल टू R, सरफेस प्लेन हो स्पेरिकल हो, सब जगह क्या होगा, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ऑलवेज ट्रू वेयर रिफ्लेक्शन फिनोमेना अकर्स। जब कर्व सरफेस होगा तो यहां पे अंडरस्टैंड कीजिए कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। नॉर्मल ऑलवेज पासेस टू द सेंटर ऑफ द सर्किल या स्फीयर, ठीक। तो हम दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू वेयर रिफ्लेक्शन फिनोमेना अकर्स। सरफेस से मतलब नहीं, सरफेस कैसा है, प्लेन है कि कर्व है कि कैसा है, ठीक। दूसरा चीज, दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है बच्चे 10 तक रखते हैं सच्चाई में, उसको एनालिसिस नहीं करते हैं, क्योंकि एग्जाम में जानते लिख देंगे नंबर मिल जाएगा, नहीं कंपटीशन में वो काम चलेगा नहीं। यहां उस लाइन को समझना जरूरी है। क्या स्टेटमेंट, ये शुरू से 7 8 से ही सेम स्टेटमेंट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन दी सेम प्लेन एट दी सेम पॉइंट, ये वर्ड, लेकिन इसको समझना जरूरी है। क्या कर रहा है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज इन दी सेम प्लेन। कौन सा प्लेन, वर्टिकल प्लेन। किस प्लेन की बात कर रहा है, वर्टिकल प्लेन। ये तो हो गया आपका पॉलिश वाला सरफेस, प्लेन सरफेस, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट रे, ये हुआ इंसिडेंट रे, ये हुआ नॉर्मल, ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे, मीट एट ए पॉइंट लाइज इन सेम प्लेन। किस प्लेन में, ब्लैक बोर्ड वाला प्लेन में, नॉट दिस प्लेन, इस प्लेन में कभी नहीं, लाइज इन दी वर्टिकल प्लेन, ठीक है। इसी को यहां कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। क्या हुआ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, नॉर्मल लाइज इन दी सेम प्लेन। सेम प्लेन करने का मतलब वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन की बात कर रहा है, राइट। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो क्या कर रहा है, क्लियर हो गया। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये तीनों इस प्लेन में है, गलती से भी ये नहीं सोचना है कि इस प्लेन में है, अंडरस्टूड। क्योंकि नॉर्मल हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ना। दो कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है, वर्टिकल, नॉर्मल ऑलवेज ड्रॉ टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नॉर्मल क्या होगा, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल जब इस डायरेक्शन, इस प्लेन वर्टिकल प्लेन में आ गया, और लाइन क्या दे रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। जब नॉर्मल वर्टिकल प्लेन में आ गया तो ऑब्वियस है कि ये दोनों भी उसी प्लेन में है, कभी भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लियर हो गया, अच्छा चलो अब आगे बढ़ें, ताकि यही सब सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर है। ये भी केस क्लियर हो गया, जब सरफेस कर्व होगा
नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल ऑलवेज पासेस टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तीसरा जो है कॉन्सेप्ट, इसमें ये भी समझना जरूरी है, ये सारे चीज पढ़ा हुआ है, उसको रिवाइज कर रहे हैं, जहां जहां कमियां हैं अपना कॉन्सेप्ट को आप दुरुस्त कर लीजिए, जहां जहां अभी तक गड़बड़ बुझा रहा है उसको अपना मॉडिफाई कर लीजिए। ये सारे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा क्या है, एक ये भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये भी पहले से पढ़ा हुआ है, नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस कहने का मतलब इंसिडेंट रे जो होगा नॉर्मल के अलोंग। कहने का मतलब जैसे ये आप प्लेन ले लीजिए, पॉलिश प्लेन, नॉर्मल तो इसी तरह रहेगा। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों नॉर्मल के ही, दोनों नॉर्मल उसी पाथ पे रहेंगे, यानी ये इंसिडेंट रे हुआ नॉर्मल के डायरेक्शन में। तो जब नॉर्मल के डायरेक्शन में इंसिडेंट हो गया तो आई क्या हो गया? 0। अभी क्या देखे, यही देखे ना, ये आपका आई हो गया। ये आई के वैल्यू घटाते हैं, यहां कहां से मेजर करते हैं? आई नॉर्मल से। आई को कहां से मेजर करना है? नॉर्मल से। अब ये क्या कर रहे हैं? नॉर्मल इंसिडेंस, यानी ये आई को घटाते गए, नॉर्मल के लॉन्ग हो गया, आई के वैल्यू क्या हो गया? 0। जब आई के वैल्यू 0 हो गया तो आर का भी वैल्यू 0। तो रे जो रे प्लेन के परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा उसी पर वो वापस रिटर्न बैक, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी डायरेक्शन में वापस। तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब समझना चाहिए कि आई, उसमें ऑब्जेक्टिव है, नॉर्मल इंसिडेंस मींस आई इक्वल टू 0। आई इक्वल टू 0 हो गया तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के लॉन्ग ही जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर कॉन्सेप्ट? नॉर्मल इंसिडेंस मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड? आई इक्वल टू 0। आई जब 0 हो गया तो आर भी 0 हो गया, जिस पाथ से आया है उसी पाथ से वापस हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। जिस पाथ से ये इंसिडेंट हुआ सरफेस पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसी पाथ पे वापस। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया? ये चीजें पहले से भी जानते थे। अब चलें आगे बढ़े हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, अब आप लोग को समझने की जरूरत है जो 10th में अब नहीं पढ़े, देखे हैं, लेकिन उसको कैसे वो फिनोमेना हो रहा उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। इसको अच्छी तरह से, ये चैप्टर को स्टार्टिंग वाला को समझना बहुत जरूरी है। इसमें लोचा हो गया तो पूरा लाइफ 0, ये भी मैं बता दिया, बाद में आपके समझने से बहुत बाहर हो जाएगा, सबसे जबकि आसान टॉपिक है। ठीक, अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक, इमेज का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। पहले भी हम लोग पढ़े हैं, इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? 2 रे। इमेज तभी फॉर्म होगा जब वी नीड 2 रेज। 2 रेज जब तक नहीं मिलेंगे तब तक कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम अब क्या कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट जिसका इमेज निकालना है उस ऑब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं। एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और दूसरा बोलते हैं एक्सटेंडेड, यानी जिसका लेंथ डिफाइंड हो, 1 डायमेंशन डिफाइंड हो। तो पहले पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखेंगे प्लेन मिरर में, क्या प्रोसेस है, क्या टेक्निक है। उसके बाद इसमें लॉ को यूज करते हुए इसका शॉर्ट टेक्निक भी देखेंगे। इससे रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स भी आते हैं, उस चीज को भी आज सॉल्व करेंगे। राइट, तो हम क्या देखने जा रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर। आप जो पढ़ रहे हैं वो 10th में अब नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ध्यान रहे। पहले किस तरह का ऑब्जेक्ट का हम इमेज देखना चाह रहे हैं? पॉइंट साइज। साइज इज वेरी स्मॉल, डॉट वी कैन अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे निकालेंगे, किसके थ्रू? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का साइज लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा है, तभी रे ऑप्टिक्स में इस चीज को स्टडी कर रहे हैं। ये फंडा क्लियर होना बहुत जरूरी है। रे ऑप्टिक्स में क्यों क्या क्या पढ़ने रहे हैं, क्यों ये टॉपिक इंक्लूडेड है।
वेब ऑप्टिक्स में क्यों ये टॉपिक इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जो प्लेन मिरर यूज कर रहे हैं उसका साइज क्या है, ऑप्टिकल यानी 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम, इससे बहुत लार्ज है। दैट्स वाई इसको हम आंख से सारा विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा प्लेन मिरर हो गया और कोई पॉइंट यहां पर ओ है। अब इसका हम इमेज फॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं। हम क्या जानते हैं कॉन्सेप्ट इमेज फॉर्मेशन के लिए कि दो रे मुझे चाहिए। जब तक दो रे ऑब्जेक्ट से नहीं निकलेगा और कहां जाके जहां मिलेगा वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। प्लेन मिरर है तो क्या होगा, प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनेगा, प्लेन मिरर के अंदर बनेगा। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम जानते हैं पहले से। चलो पहले स्टार्ट करें, दो रे कैसे कैसे लेंगे। मान लेते हैं एक रे लिया, ये इस तरह से इंसिडेंट हुआ। अब क्या रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगा, या तो नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए इस पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये मान लीजिए रिफ्लेक्ट करके चला गया, मेरा आंख ये रखा बड़ा सा जो देखने वाला, तो जो आंख में रे पहुंचेगा ये रे पहुंचेगा। ध्यान से इसको समझिए, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया मेरे। अब जैसे यही लाइट है, ठीक है, तो मुझे वो ऑब्जेक्ट वाला लाइट थोड़ा पहुंच रहा, रिफ्लेक्टेड लाइट पहुंच रहा आंख में। क्या आपको जो भी एक दूसरे को देख रहे हैं वो कौन सा इंसिडेंट लाइट नहीं है, सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट पहुंच रहा है वो अपने आंख में पहुंच रहा है। ऑब्जेक्ट तो पता ही नहीं है आपको है कहां, वो क्या देख रहा है, रिफ्लेक्टेड रे। जो रिफ्लेक्टेड रे इमेज का फॉर्म करेंगे। इमेज का फॉर्मेशन किससे होता है, रिफ्लेक्टेड रे से होता है, ठीक। कुणाल नो टॉक, डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक है। तो इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुआ, अब इस आंख को क्या दिखाई दे रहा है, ये रे दिखाई दे रहा है, और ये रे उसको क्या मालूम चलेगा कि कहीं से आ रहा है, इधर से ही आ रहा है, इधर से थोड़े उसको मालूम है। आंख में ये रे पहुंच रहा है तो ये क्या समझेगा, आंख इधर से रे आ रहा है, ठीक। एक और चाहिए रे, दूसरा मान लो हमने ये ले लिया, ये भी रिफ्लेक्ट होके इधर भाग गया। ये दोनों रे मेरे आंख में पहुंच रहे हैं, ये दोनों रे आई में नहीं जा रहा है। कौन सा रे जा रहा है, ये और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों आंख में पहुंच रहे हैं। ये क्या, इसको भी क्या समझेगा, कहीं इधर से आ रहा है, और ये दोनों जहां मिलेंगे वहीं पर क्या होगा, उसको समझ में आया कि ऑब्जेक्ट तो वहीं है। वो क्या समझे, मेरा आंख क्या समझेगा, ऑब्जेक्ट यहां पर है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्टेड रे आंख में पहुंच रहा है ना, और ये रिफ्लेक्टेड रे जहां मिल रहा होगा, इधर तो कहीं मिलेगा ही नहीं, आगे डाइवर्ज होते जा रहा है, मिलेगा कहां, प्लेन मिरर के अंदर। और तो इस आंख को क्या दिखाई देगा, ये ओ डैश। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए प्लेन मिरर में हम क्या बोलते हैं, इमेज वर्चुअली फॉर्म होता है। वर्चुअली है, रियल में तो है नहीं। दूसरा चीज क्या जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो प्लेन मिरर में, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मिरर डिस्टेंस दोनों, इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। कैसे होंगे, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे अभी, राइट। एक तो हो गया भाई क्लियर कि वर्चुअल इमेज तो बना, वर्चुअल इमेज बन गया। कैसे बनना यह समझना बहुत जरूरी है, राइट बेटे। अच्छा, अब ये दोनों डिस्टेंस को कैसे बराबर करेंगे उसको अंडरस्टैंड करें। आप इसका नाम दे दीजिए, जैसे ए बी सी, यहां ये डॉटेड लाइन डी बना दिया मैं। ट्रायंगल किस तरह का फॉर्म हो रहा है, ध्यान से देखो बेटे, ये इसी तरह से ये हो गया आपका, यही मिरर है, ए बी सी डी। अब ध्यान से देखो दोनों, ये क्या है एंगल 90 डिग्री,
ये भी एंगल 90 डिग्री। अब देखो यहां समझने का चीज है, ये एंगल क्या है, आई, ठीक, ये एंगल आर, आई और आर दोनों बराबर है, आई और आर दोनों बराबर हैं। अब ध्यान, अब ये क्या, ये हॉरिजॉन्टल को हम डॉटेड लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज है, तो ये एंगल क्या होगा, आर, आमने सामने का एंगल बराबर, आमने सामने का एंगल बराबर। अच्छा, ये टोटल कितना बनाएगा 90, तो ये एंगल अंदर वाला ट्रायंगल वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस आर, ये 90, ये कितना हो गया आर। अच्छा, ये आई है तो ये भी आई, पैरेलल दोनों एक दूसरे के, तो ये एंगल आई, हम क्या जानते हैं आई इक्वल टू आर, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्ट एंगल दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हो गया, देखो ये एंगल दोनों बराबर हो गए, ये 90 90, तीसरा एंगल भी बराबर, दोनों ट्रायंगल को हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है बाई एंगल एंगल से, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई एंगल एंगल से। अब क्या होगा, ये डिस्टेंस बराबर, हमें तो यही करना था ना, AD इक्वल टू DC, AD इक्वल टू DC, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए एंगल एंगल से। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, सेकेंड पॉइंट, ये सारे आपको ध्यान देने हैं, डेरिवेशन ये सब +2 के लिए, शायद 10th में भी है ये, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। समझ में आ गया बेटे। तो यहां से दो पॉइंट हमने क्या देखे भाई, प्लेन मिरर से पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट हो, जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो वर्चुअल है। दूसरा चीज क्या देखे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर है, कैसे हो रहे हैं वो भी समझ गए, ठीक है। अब चले कुछ और इसमें प्रैक्टिस करते हैं, पॉइंट साइज के इमेज का फॉर्मेशन का, और इसको कॉन्सेप्ट को आप अंडरस्टैंड कीजिए बढ़िया से क्या है, ध्यान से ये पॉइंट को आप हम यूज करेंगे, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अब कंपटीशन लेवल का है, किस पॉइंट को यूज करना है पहले मैं बताते जा रहा हूं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। दूसरा पॉइंट ध्यान देने की बात है, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये किस तरह का डिस्टेंस है, प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर है। ध्यान देने के बाद ये ऑब्जर्व कीजिए, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ये जो डी डिस्टेंस डिफाइन किया जा रहा है, ध्यान से देखिए ये क्या है, प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर है। जो ये लाइन ड्रॉ किया गया है, डी जो डिफाइन किया गया है, डी क्या है, प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। उसी तरह से इमेज डिस्टेंस भी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अंडरस्टूड, क्लियर आ रहा समझ में। ये जो डी कंसीडर कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो जो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस लिया जा रहा है प्लेन मिरर पे, वो कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, तभी आगे वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चले आगे वाला देखते हैं। नेक्स्ट अब इसी पर हम लोग कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए दिया हुआ, जैसे ये प्लेन मिरर है, ठीक,
अब ये ट्रिक मैं बता रहा हूं, शॉर्टकट ट्रिक, बिना रे डायग्राम का भी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये मान लीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट है, इस ऑरिजिन से फॉर एग्जांपल मान लीजिए 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है इमेज कहां फॉर्म करेगा। तो अभी कॉन्सेप्ट क्या देखे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कैसा है, ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करेंगे उस डिस्टेंस की बात हो रही है। तो यहां आप ध्यान से देखिए, यहां से वो ऑब्जेक्ट से ये जो 4 सेंटीमीटर दिया वो कौन सा डिस्टेंस है, यहां से देखिए ये परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया गया है। ठीक, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, इसके ठीक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये कितना दूरी पे होगा, दोनों बराबर हैं। इमेज का फॉर्मेशन यहां हुआ। विदाउट पहले क्या करते थे, रे डायग्राम इधर खींचे, रिफ्लेक्ट किए, फिर इधर खींचे, फिर रिफ्लेक्ट किए, फिर दोनों डॉटेड लाइन से मिलाए, तो मुझे इमेज का फॉर्मेशन मालूम। शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि जहां ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से आप क्या कीजिए, प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए और उसके ठीक अपोजिट इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, इसके ठीक अपोजिट सेम डिस्टेंस पर 4 सेंटीमीटर पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। राइट, थोड़ा सा और इसको और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं, देखें। यदि आपका प्लेन मिरर इस तरह से दे दिया जाए, ऑब्जेक्ट यहां पे है, वेयर द इमेज इज फॉर्म, बच्चे क्या करेंगे, यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां कहीं बता देंगे। कॉन्सेप्ट क्या पर है, ये क्या इस पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो है नहीं, सम एंगल, कुछ एंगल बना रहा, नॉट परपेंडिकुलर। कॉन्सेप्ट क्या कर रहा कि ऑब्जेक्ट से जो लाइन खींचिएगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो डिस्टेंस होगा, अब इसी को एक्सटेंड कर दीजिए डॉटेड लाइन से और यहां से ये डिस्टेंस मेजर कर लीजिए जो भी है, और वही सेम डिस्टेंस यहां पर क्या होगा, ओ डैश बन जाएगा। इस तरह से शॉर्टकट ट्रिक में बनाएंगे, नहीं तो बाकी फिर इधर से लाइन खींचिए, इधर खींचिए, फिर डॉटेड लाइन यहां पर बन जाएगा। दिस इज योर शॉर्टकट ट्रिक कि किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट से इमेज का फॉर्मेशन करना है तो कैसे करेंगे, क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कीजिए, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उस लाइन को फिर डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दीजिए, प्लेन मिरर से वो डिस्टेंस मेजर कीजिए, उसके ठीक अपोजिट साइड में वो इमेज का फॉर्मेशन पॉइंट दे देगा जहां इमेज फॉर्म करेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है इस तरह से, ये प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां दे दिया गया है, इतना ही लेंथ है, इधर लेंथ नहीं है प्लेन मिरर का, ये इस तरह से ये प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, हमें इसका इमेज निकालना है। क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट से हमें इस प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। देखो क्या क्या कैसे, वर्चुअली इसको हम एक्सटेंड कर दिए प्लेन मिरर को, अब क्या करेंगे, इससे इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। कॉन्सेप्ट यही करा ना कि ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर पर आप वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए फर्स्ट, जो ये डिस्टेंस होगा इसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दीजिए, ये डिस्टेंस मेजर कर लीजिए कितना है, वही सेम डिस्टेंस यहां ओ डैश बना देगा। पहले वाला कॉन्सेप्ट से भी चले, अब पहले क्या पढ़े थे, दो रे कंसीडर किए थे ना, वहां से चलिए, कोई रे लीजिए, इस पर इंसिडेंट हो गया, ठीक। अब देखो कैसे ड्रॉ, अब इसी को कॉन्सेप्ट को यूज करके जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उस पर कैसे पहुंचेंगे। मुझे तो मालूम चल गया यहां पर इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का, अपने शॉर्टकट ट्रिक से क्या करेंगे,
ये डॉटेड लाइन से मिला देंगे क्योंकि यही तो पहुंचेगा आंख में और यही रिफ्लेक्टेड रे होगा। सीधे देखो फट देना ड्रॉ कर दिए, इमेज मुझे मालूम है, डॉटेड लाइन से इस पॉइंट को जोड़े, ये रिफ्लेक्टेड रे। उसी तरह से यहां भी ये देखो, सपोज इधर तो नहीं, फिर इस पर इंसिडेंट होगा क्योंकि छोटा है, ये इंसिडेंट हो गया। अब क्या करेंगे, इमेज मालूम है यहां बन रहा है, इसको डॉटेड से कनेक्ट कर दिए। इस तरह से रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पॉइंट साइज से बोर्ड में पूछेगा तो ये मेथड अपनाएंगे। क्या कर रहे हैं फिर से देखिए, एक्चुअल में तो ये तो होगा नहीं, अब डायग्राम में ये थोड़े रहेगा, डायग्राम में ये है एक्चुअल में, इस तरह से ये रे डायग्राम हुआ। रे डायग्राम एक्चुअल ये हुआ, वो तो हम अपने सॉल्व करने के लिए ट्रिक डेवलप कर रहे हैं प्रॉब्लम को, कॉम्पिटिटिव लेवल में हाउ टू सॉल्व, नहीं एक्चुअल डायग्राम तो ये होगा रे डायग्राम। रे इंसिडेंट गया, रिफ्लेक्ट हो गया, बैक आके यहां, फिर दूसरा एक लिए इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, बैक आके यहां पर इमेज बना। वो तो शॉर्टकट ट्रिक क्या किए, निकालना है तो कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दीजिए और उसके ठीक अपोजिट हो जाएगा। लेकिन रियल में ये थोड़े ऐसे हो रहा है, ये तो अपने लिए हम किया है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रियल में ये थोड़े हो रहा है कॉन्सेप्ट। एक्चुअल रे डायग्राम यही है। राइट बेटे, समझ में आ रहा है? चलो उसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अब दिमाग थोड़ा दौड़ाना इसमें। अब ये आया हुआ है, मेंस में भी है आपके और नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। पुराने वाले जितने मेंस के क्वेश्चन हैं वो सारे नीट में टकराते हैं लेटेस्ट में। पिछला मन भी एनालिसिस यही है, पहले का मेंस का क्वेश्चन जो हल्का वाला है वो नीट में आ जाता है। हाँ देखो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड, चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए अब। फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, ऑफ इमेज, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। क्या दिया हुआ है, ठीक है, प्लेन मिरर जो है इंक्लाइन है 45 डिग्री से, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां है ओ डैश, ओ डैश, ये लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ओ सॉरी ओ, ऑब्जेक्ट जो है ऑरिजिन से एक्स एक्सिस पे ही 2 सेंटीमीटर पे है, प्लेन मिरर वर्टिकल से 45 डिग्री इंक्लाइन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्टिव ए दिया हुआ पे 2,0, बी √2,0, सी दिया हुआ है 0-2 और डी दिया हुआ है 0-√2। निकालिए बेटे इसको। कॉन्सेप्ट सारा उसी तरह से डेवलप करना है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन ऑन प्लेन मिरर और उसके ठीक अपोजिट बनेगा इमेज, तो कीजिए 2 मिनट टाइम दे रहा हूं। कुछ बढ़ रहा है कॉन्सेप्ट? सी तो है, राइट है सी। अब चलो देखें कैसे बनता है। क्या कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर लाइन, ये तो परपेंडिकुलर तो है नहीं, प्लेन मिरर छोटा है,
क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लाइन के लिए इसको एक्सटेंड कर दे, ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये जो डिस्टेंस डी होगा वही डी डिस्टेंस अब जहां भी जाए वो देखेंगे सेम दोनों का डिस्टेंस होगा, राइट। अब चलो, अब मैथमेटिक्स रह गया, कॉन्सेप्ट तो लाइट का यहीं पर खत्म, लाइट का कॉन्सेप्ट खत्म। परपेंडिकुलर लाइन डी, ये भी डी पे होगा। अब देखेंगे डी कहां पर है। ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 45, ये भी 45, ये भी 45, राइट। ठीक है, ये 90, ये 45। अब ये डी, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखिए किस तरह से, इस तरह से है, ये एंगल बराबर, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये डी तो ये भी डी, दोनों एंगल बराबर है, 45 डिग्री 45 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री। डी निकाल लीजिए कितना होगा, डी हो गया डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 4, 2d स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी d इक्वल टू √2, यानी d का वैल्यू कितना आ गया, √2, राइट। क्लियर है, ये भी √2 हो गया, ये सारे √2 हो गए। अब d डिस्टेंस, अब ध्यान से देखिए, ये O से A कितना है, √2। अब यहां पर ध्यान से, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये इसके बराबर, ये भी √2, √2 दोनों का स्क्वायर करके ये डिस्टेंस निकालिए कितना रहा है, √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी x स्क्वायर, जो भी है, y है तो y ले लीजिए, y एक्सिस है ना, तो y स्क्वायर। हाँ, तो ये कितना आ गया, 2 हो गया प्लस 2 y स्क्वायर, y का वैल्यू कितना हो गया, -2, निगेटिव साइड में बन रहा है, तो 0 - 2, 0 - 2। तो फिजिक्स यही कह रहा था, क्या कॉन्सेप्ट देखते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के इमेज निकालने के लिए क्या ट्रिक अपनाने हैं, ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर पर यदि सामने नहीं भी है तो उसको वर्चुअली एक्सटेंड कर दीजिए। रियल में अब फिर उसी तरह से कर लेंगे। अब देखो, इसका रे डायग्राम बनाना आसान है। रे डायग्राम यदि कहता है बनाने के लिए कोऑर्डिनेट, तो ये तो कंपटीशन का क्वेश्चन है। +2 लेवल पे सोचें तो रे डायग्राम कैसे बनेगा इसका, देखो कितना आसान है, ये सारे मिटा दो, आपको इमेज पता चल गया कहां बन रहा है। ठीक है, यहां से रे चला, इंसिडेंट हुआ, अब ये रिफ्लेक्टेड रे यहां से इसको मिला दिए, इस पॉइंट को डॉटेड लाइन से, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा और एक ले लीजिए कोई भी, ये मालूम हो गया, ये इमेज यहां बन रहा है, यहां से डॉटेड से जोड़ दीजिए, ये एक्चुअल डायग्राम हो गया, आपका एक्चुअल डायग्राम हो गया। ठीक है बेटे, तो ये तो हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट का। दूसरा चीज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में देखें। एक्सटेंडेड का मतलब उसका एक डायमेंशन दिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट का कुछ साइज नहीं होता, डायमेंशन कोई डायमेंशन नहीं है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कॉन्सेप्ट अब उसको समझने में हम लोग को मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, इमेज, और इसको जाकर आज ही के डेट में रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कल क्लासेज अब इस तरह से होंगे, पूछूंगा स्टार्टिंग में जो पढ़ाया गया है, तब 5 मिनट के बाद आगे टॉपिक बढ़ाएंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्या है, पॉइंट साइज, पॉइंट ऑब्जेक्ट का हम इमेज देख लिए प्लेन मिरर के थ्रू। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रहे तब, एक्सटेंडेड का मतलब समझ में आ गया बेटे, उसका 1 डायमेंशन, जैसे ये हो गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, लेंथ इसका डिफाइंड यहां, तो ये भी दोनों है। ठीक, अब ये मान लीजिए प्लेन मिरर ले लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट है AB, लेंथ दिया हुआ, कॉन्सेप्ट क्या पढ़े कि जहां भी ऑब्जेक्ट होगा इमेज निकालने के लिए उस ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जैसे अब मान लो ये B पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है कहां है, क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये जितना दूरी में होगा उतना ही दूरी में इधर ये आ जाएगा,
बी पॉइंट, ये एक्सटेंड कर दिए, ये डी है तो ये भी डी हो गया, ये बी डैश यहां आ जाएगा, ये मेजर कर लेंगे उतना ही, यहां बी डैश कट मार लेंगे। सेम यहां से क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए इमेज फाइंड करने के लिए, शॉर्टकट ट्रिक। अब इसी लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए अंदर जाने के लिए, क्योंकि मिरर के अंदर इमेज बन रहा है। ये जो डिस्टेंस होगा सेम डिस्टेंस ये भी ले लीजिए, ये क्या दे दिया, ए डैश, दोनों को मिला दीजिए, ये इमेज मिल गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। समझ में आया बेटे कैसे कर रहे हैं? कोई भी लाइन दिया, ये पॉइंट क्या, ये लाइन कैसे बना है, दो पॉइंट से बना है, ए बी, बी का इमेज उधर निकाल लिए, ए का इमेज निकाल लिए, दो पॉइंट इमेज में भी मालूम चल गया, दोनों को मिला दिए। इसी तरह से मान लो आपका दिया रहे जैसे इस तरह से दिया रहे, ये मान लो इस तरह से दिया हुआ ऑब्जेक्ट ए बी, ये मिटा दे नीचे से, दिस इज योर प्लेन मिरर, ड्रॉ द मिरर। क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको एक्सटेंड कर दिए, ये जो डिस्टेंस d1 वही डिस्टेंस d1, यहां b डैश मिल गया। ए के लिए यहां से फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, ये मान लीजिए डिस्टेंस d2, तो यहां भी उसी तरह से d2 ले लेंगे, d2 ड्रॉ कर दिए। क्लियर, समझ में आया? इसी तरह से अब देखिए एक हम लोग और छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं। जो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन रहता है, मान लीजिए एक क्लॉक है, क्लॉक में आपको 3 o'clock टाइमिंग है, कैसे ड्रॉ करेंगे, बड़ा सुइया 12 पर, छोटा सुइया 3 पर, यही आ गया। यहां प्लेन मिरर दिया हुआ है, कहता ड्रॉ द इमेज, ड्रॉ द इमेज, तो सर्किल का तो सर्किल जैसा ही गोला जो है गोला ही दिखाई देगा, तो गोला ड्रॉ कर दिए। अब देखो कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर रहे हैं जो अभी पढ़े, गोला ड्रॉ कर दिए, ठीक। ये पॉइंट ओ जितना दूरी पर यहां से होगा, ध्यान देखो, प्लेन मिरर से ये जो पॉइंट ओ जितना दूरी पे होगा उतना ही दूरी पे ओ डैश भी होगा, ठीक है। तो समझ में आया ओ डैश कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? अच्छा, अब चलो ध्यान से, ये जो पॉइंट मान लेते हैं ये ए है, ओ इसका मिरर ड्रॉ कर लिए। अब इसके मिरर के लिए यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहां भी होगा, ये दोनों का डिस्टेंस L1 मान लेते तो ये भी L1, दोनों पॉइंट मालूम चल गया, ये इसका मिरर इमेज ड्रॉ हो गया। आप ध्यान से देखो, अब इसके लिए ये पॉइंट फाइंड आउट, यहां से जो डिस्टेंस होगा ये फाइंड आउट कर लेंगे, कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, वही सेम डिस्टेंस इधर रख देंगे, ये देखो इधर मिल गया, कितना टाइम बचा, 9, तो 3 o'clock का मिरर इमेज 9 o'clock, 3 o'clock का मिरर इमेज 9 o'clock। अब मैथमेटिक्स क्या है उसको देखिए, अब मैथमेटिक्स इसको क्या हम बिना ड्राइंग के ही करेंगे, कैसे करेंगे, हम क्या देख रहे हैं, मिरर इमेज 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो रहा है, मिरर इमेज ये क्या हुआ, इधर था पलटी मारा, कितना का डिफरेंस हो गया, यानी 180 डिग्री का। उसी तरह से अब टाइम क्लॉक में क्या हो रहा है कि ये 9 o'clock, एक्चुअल में हम इसको
12 पॉइंट टाइम को इस तरह से दिखाते हैं ना डिजिटल वाला में, ये आवर, ये मिनट, ये सेकंड। तो 24 घंटा का 112 पे क्या होगा, 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। इसको 3 में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये जो है ये टाइम क्या है 3, ये भी 0, ये भी 0। देखो सब्सट्रैक्ट करके 9 o'clock। अब मान लीजिए आपका प्रॉब्लम इस तरह से दे दे, क्लॉक प्रॉब्लम, कि 2:35:40, इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा, इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा। ड्राइंग करने में हालत खराब हो जाएगी सबका। ट्रिक यही वाला अपनाएंगे। अब देखो इस टाइम को यहाँ पर आपकी देखो, यहाँ ये 0 था, जैसे सब्सट्रैक्शन ये सब पढ़ते हैं 6 7 क्लास में, तो क्या करेंगे 12 को 11 लिख देंगे, 1 आवर को शिफ्ट किए 59 मिनट्स, और 59 लिखे हैं तो ये 60 सेकंड वाले 60 लिख देंगे, लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर, दोनों में कोई चेंजेस नहीं, सेम चीज। अब उसको सब्सट्रैक्ट कर दे, 0 2 35 40 आ जाएगा। 0 हो गया, 2 हो गया, 9 में से 5 गया, 4 हो गया, 5 में से 3 गया 2, 11 में से 2 गया। तो इस तरह के जैसे प्रॉब्लम देते हैं, पहले ये प्रॉब्लम पूछे हुए हैं, तो पहले वाला कभी भी रिपीट हो सकता है। इसको क्लॉक प्रॉब्लम बोलते हैं हम लोग। ये तो ये इसमें तो कॉन्सेप्ट अपना लग रहा था, लेकिन ऐसे में फिर टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, तो चुपचाप इस तरह से सब्सट्रैक्ट करके आंसर बिट को मार देंगे। ठीक है बेटे, आज यहीं पढ़ने देते हैं, जाके इसको अच्छी तरह से पढ़िए, सारे नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। कल से मैं नोट्स भी देखूंगा, ठीक है ना। नोट्स एक बार सारे लिखे हैं कि नहीं कॉपी में, वो भी जब जरूरी है, क्योंकि उससे मालूम चल रहा है 10-10 दिन तक आप लोग लिखते ही नहीं है। ठीक है बेटे, चलें आज यहीं पढ़ने देते हैं।